नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए ये आपके आज हम लोग जो टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसका डायरेक्ट आपको नोट जो है वो देंगे, वो चैप्टर का नाम है शिल्प और उद्योग। ये आपका जो शिल्प और उद्योग जो चैप्टर है वो क्लास 8 में आपको मिलने वाला है। किनके लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी, देखिए क्लास 8 के बच्चों के लिए तो ये है ही, प्लस में जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी है, बीपीएससी वाले हैं या फिर सीटेट वाले हैं, ये इसके अलावे में टीजीटी, पीजीटी, जो खास करके हिस्ट्री से जो टीजीटी, पीजीटी, सोशल साइंस वाले हैं, उन सब के लिए अब हर एग्जाम में 6 से लेकर 12 तक के जितने भी एनसीईआरटी होते हैं उसके कहीं से भी किसी भी लाइन से जो है वो प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अगर ये सब ठीक करते हैं तो आराम से आप अच्छे कर पाएंगे। तो इसके लिए जो लोग के पास में टाइम है तो चीजों को पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नोट्स से भी उस चैप्टर का निचोड़ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप भी आपको सारी फैसिलिटीज देंगे अगर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अलग अलग चैप्टर के नोट्स बना रहे, दिक्कत आता है तो ये बनी बनाई नोट्स अभी हम आपको जो है वो डील करते हैं। और अगर नोट्स पसंद आएगा, लिखने का टाइम अगर आप बचाना चाहते हैं तो बिल्कुल 11 रुपया की राशि दे करके आपको ये जो है चीजें मिल जाएगी, है ना। तो बहुत आसान रहेगा, 5 रुपया 11 रुपया में आपको कंप्लीट नोट जो है एक चैप्टर का मिल जाएगा व्हाट्सएप के जरिए। तो चलिए अब हम लोग शिल्प और उद्योग के फाइनली नोट्स पे आते हैं और यहाँ से हर एक पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखते चलना है। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और हम कहेंगे कि ये क्लास 8 के बच्चों हो तो भी आपको ये फेयर में फ्रंट में लिखना चाहिए, बहुत कंपलसरी है। क्योंकि यहाँ पे बुक्स में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज करने की क्या ही जरूरत है, ये तो बुक्स में है, लेकिन आप लिखेंगे, लिखते लिखते आपको याद भी होगा। ठीक है, और आपके फेयर कॉपी में होगा। जब भी फेयर में आप चीजों को एक बार स्मरण करेंगे तो चीजें ज्यादा याद हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए बढ़िया होगा। तो हम केवल लाइनें यहाँ पढ़ते, देखिए कुछ पॉइंट्स है, जैसे शिल्प और उद्योग में एक वर्डिंग है संरक्षण, है ना। बड़े बड़े बादशाह जो है वो बड़े बड़े अलग अलग शिल्पकारों को, कलाकारों को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किए। तो संरक्षण शब्द का मतलब क्या होता है कि आर्थिक रूप से उनको सहायता देना। तो आर्थिक सहायता देना और बीच बीच में उन्हें सम्मान देना, वही उनको एक वर्डिंग आएगा शिल्पकारों इस सब के संदर्भ में संरक्षण। इसके अलावा कैलिको जो है वो एक कपड़े की चर्चा की गई है जो अच्छी गुणवत्ता वाले सफेद सूती वस्त्र है, जिसके लिए एक शब्द दिया गया आपके बुक्स में कैलिको। तो ये वर्डिंग ध्यान रखेंगे। एक है आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी आपका अनऔद्योगिकरण। जब ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है वो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी ब्रिटेन में, तो उसका नतीजा भारत में ये पड़ा कि बड़े बड़े मशीनों के आगे भारतीय उद्योग जो है, जो हाथों से बनी बनाई जो वस्तुएं थे वो काफी महंगे होने लगे और मशीनों के उत्पाद सस्ते होने लगे। और धीरे धीरे करके हमारी जो भारतीय इंडस्ट्री थे वो अंग्रेजी उत्पादों के आगे सामना नहीं कर पाई। भारतीय उद्योग धंधे जो है वो पूरी तरह से नष्ट होने लगे और फिर मजबूरी आ गई कि अंग्रेजों के उस तरह के फैक्ट्री में बहुत कम पैसे पे यानी कम स्तर के आय पे काम करना पड़ा, और उसे ही कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी अनऔद्योगिकरण। तो यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन लिखे हैं, ठीक है, आप नोट डाउन करेंगे कि उद्योगों पर नियंत्रण, लोगों की संख्या से उत्पन्न आय में तेजी से गिरावट, अर्थात निर्माण उद्योग का पतन हो गया। जो निर्माण उद्योग अपने इंडिया के अंदर में था, उस निर्माण उद्योग का क्या हो गया, तो तेजी से पतन हो गया। और उसी पतन को क्या कहते हैं, तो अनऔद्योगिकरण कहते हैं गुरु। क्या कहते हैं, अनऔद्योगिकरण। तो ये आपका अनऔद्योगिकरण के डेफिनेशन को नोट करना है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि कढ़ाई क्या है, तो कढ़ाई होता है क्या कि रंगीन धागों द्वारा कपड़े पर कोई भी खूबसूरत आकार बनाई जाएगी, उसे कढ़ाई कहते हैं। और इस कढ़ाई से संबंधित अलग अलग राज्य में कुछ अलग अलग कढ़ाई की कुछ साड़ियां हैं, है ना, कुछ चीजें हैं, प्रसिद्ध है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। मिलान करें मैच द फॉलोइंग के जरिए, कुछ आपका ट्रू और फॉल्स यानी सही गलत के जरिए, फिल इन द ब्लैंक्स के जरिए, ये सारा कुछ पूरे चैप्टर का खाका ही लेकर के आए। तो केवल आप कुछ देर बने रहेंगे तो इसका पूरा का पूरा नोट्स के जरिए 4 पेज का नोट्स है और उसी में पूरे चैप्टर का आपको जो है एकदम क्रीम मलाई आपको मिल जाएगा, है ना। तो पूरा चैप्टर अच्छे से रीड किए हैं तो और बढ़िया, नहीं किए तो भी आपके लिए हो जाएगा।
अब कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई है, इसको समझिएगा। इसमें किताबों में कुछ नई बातें हमने जोड़ने का प्रयास किया कि 18वीं शताब्दी में भारतीय एक मिनट कलर चेंज कर ले, मैच हो जा रहा है एक ही कलर, ध्यान रखेंगे। 18वीं शताब्दी में भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव जो है वो दिखाई पड़ी। याद रखेंगे, ये याद रखना, एक पॉइंट ये हो गया, 18वीं शताब्दी में भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव जो है वो दिखाई दिया। ये बड़ा बदलाव क्या था, जो चैप्टर पढ़े बढ़िया से जान रहे हैं, बाकी इस पे डिस्कस अभी करेंगे, केवल बने रही। अगले है बात, अगला पॉइंट कि भारतीय शासकों ने न केवल भारतीय हस्तशिल्प को संरक्षण दिया था, जो भी मुगल शासक थे, दिल्ली सल्तनत पहले चले, उसके बाद मुगल शासन चले, और अलग अलग जगह पे जो कहीं अवध है तो कहीं अलग अलग जगह पे नवाब है, कोई भारतीय शासक है, मुगल बादशाह है, ये जितने भी भारतीय सब शासक लोग थे, ये सब जो है ये क्या किए, तो भारतीय के जो हस्तशिल्प, हाथों से बनाई हुई जो भी वस्तुएं होते थे, इन कारीगरों को वो संरक्षण ही नहीं दिए, बल्कि उन्हें उत्पादित करने वाले शिल्पकारों और कारीगरों को वो प्रोत्साहित भी क्या करते थे, ठीक है। मतलब उनको दरबार से जोड़ कर करके खाने पीने सब की टेंशन खत्म हो गई, उनके पूरे फैमिली जो है वो एक नौकरी की तरह जो है वो काम कर रहे दरबार से जुड़ के, और बीच बीच में अगर अच्छा कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन भी किया जाता है ना, कुछ अधिक धन राशि, सम्मान राशि वगैरह भी दिए जाते हैं। तो ये दरबारों से उनकी काफी अच्छी चल रही थी। मुगल काल में हस्तशिल्प जो है भारत में एकदम चरम सीमा पे थे। यूरोपीय बाजार में हमारी वस्तुओं का डिमांड था, कारीगरों का मान सम्मान काफी बड़ा था, लेकिन अंग्रेज के आने के बाद ये सब खत्म हो गया। ये पूरे चैप्टर में कहानी के सीक्वेंस से पढ़ना है। आगे, हस्तशिल्प के पतन से दरबार देहात क्षेत्र में कृषि और घरेलू उद्योगों में जो संबंध था वो टूट गए। भारतीय बहुत सारे लोग थे जो गांव में रहते थे तो खेती भी कर लेते थे, और कुछ जो है वो कलाकारी का काम करते थे, दिए बनाना, मिट्टी के कोई बर्तन बनाना, मूर्तियां बना देना, कोई अलग तरह का प्रोडक्ट बना देना लकड़ी का, है ना। तो ये दोनों के बीच में एक अच्छा एक बॉन्डिंग था कि खेती बाड़ी भी होता था और खेती बाड़ी से बचे समय में कुछ कलाकारी का काम। लेकिन नतीजा ये हुआ कि जो ये कलाकारी का काम करते थे, जो हाथों से चीजों को बनाते थे वस्तु को, तो अब अंग्रेजों की बनाई वस्तुओं के आगे वो टिक नहीं पड़ी, चूंकि वो मशीन से बना रहा है, भारी मात्रा में रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, तो उनको जो है वो पैसे कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पे कॉस्ट बहुत कम आ रहा है और वो सेलिंग भी बहुत कम कॉस्ट पे कर रहे हैं। उससे भारतीय वस्तुओं की अपेक्षा अंग्रेजों की वस्तु सस्ती हो गई, इनकी मांग जो है खत्म हो गई और पूरी तरह से इनका बाजार नष्ट होने के कारण इनके पास एक ही ऑप्शन पड़ा कि अब केवल और केवल जो है वो किसान ही बने, किसानीकरण की ओर ये मुड़ गए। तो ये लिखे है कि उद्योग कृषि के और मुड़ गए, जिसे किसानीकरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कपास, जूट और कोयला उद्योग की स्थापना के साथ मशीन युग का आरंभ हुआ। सबसे पहले जो इंडस्ट्री लगने लगी वो है आपका कॉटन। हालांकि कॉटन के मामले में, कपास के मामले में भारत प्राचीन समय से आगे है, मोहनजोदारो से ही इसका कहीं ना कहीं उल्लेख मिलता है, हड़प्पा से ही। लेकिन फिर भी ये बड़े स्तर पे कपास उद्योग जो आप पढ़ते होंगे, सूती वस्त्र उद्योग जो है वो लगने की शुरुआत हुई पहली बार कावसजी नाना भाई डाबर के द्वारा 1853-54 के दौरान लगी। फिर जूट उद्योग बंगाल में लगना शुरू हो गया, आधुनिक रूप से कोयला इंडस्ट्री आए। इन सब के साथ ही कहीं ना कहीं उद्योगिक की शुरुआत भारत में हो गई। देखते ही देखते अलग अलग टाइप के इन स्तरों पर बड़े बड़े उद्योग लगने शुरू हो गए। पहले अगर हम वस्त्र उद्योग की बात कर ले तो ये बंबई में 1854 में लगा था। किताब में 1853 है, लेकिन अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 1854 ही आएगा। 53 में भारत में पहली बार रेल चली और यही रेल जो है इन लोगों को एक गति दे रही है, सपोर्ट दे रही है, माल को इधर से उधर लाना है, ले जाना है, बहुत तरह के ये मदद दे रहा है भारतीय रेल, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे 53 में रेल कहां से कहां चली, मुंबई से थाने के बीच में चली, है ना। तो ये याद रखेंगे 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने के बीच चली। तो किस राज्य में पहली बार रेल चली, तो महाराष्ट्र में चली। दूसरी बात, किस राज्य में रेल चली, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। राज्य पूछेगा पश्चिम बंगाल, जगह पूछेगा तो याद रखेंगे ईस्वी भी बता दे आपको, ये पहली बार 53 में, तो दूसरी बार 54 में चलेगा। और 15 अगस्त, पहले 16 अप्रैल और दूसरी बार जो है वो 15 अगस्त 1854 में चली और हावड़ा से हुगली के बीच चली। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं। यही सब चीजें फैक्ट्स और जुड़ जाएंगे, किताबों में नहीं है लेकिन आगे के एग्जाम में आएंगे। पहली जूट मिल अगर बात कर लेंगे तो ये जो है 1855 में बंगाल में स्थापित की गई। अभी हम बताएंगे कि ये जूट मिलों का नाम क्या है, सारी चीजें आपको पॉइंट बाय पॉइंट जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, पहला जूट उद्योग भारत में कब स्थापित हुआ, तो 1855 में, और कहा, तो बंगाल में। क्लियर है आगे। और ये भारतीय जूट उद्योग नहीं था,
ये ब्रिटिशर्स के द्वारा स्थापित जूट मिल था, ये अभी क्लियर कर देंगे। अब आते हैं 19वीं शताब्दी के आसपास में भारत में जो है वो चाय उद्योग जो है वो सामने आ गया। कहते हैं कि कुछ ही समय में सबसे बड़ा बागान जो है ये उद्योग बन गया। पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं विश्व व्यापार में चाय के स्थान की बात कर लेंगे तो ब्रिटेन, इंग्लैंड काफी आगे था, लेकिन देखते ही देखते 19वीं शताब्दी में ये उद्योग भारत में आया। समय बीतते गया, कुछ ही समय में ये विश्व स्तर पे भारतीय चाय की मांग बढ़ी और ये एक कहीं ना कहीं विश्व स्तर का उद्योग भारत का बन गया। कौन? चाय उद्योग। 18वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय वस्त्र उद्योग ने निर्यात में विश्व में अपना एक स्थान बना लिया था। ठीक है, कौन सी वस्त्र भाई? तो भारतीय वस्त्र उद्योग, है ना। लेकिन अंग्रेज काफी ये अंग्रेजों की दोहरा नीति रवैया के कारण हमारे उद्योग जो है वो ट्रेंड नहीं कर पाए। 18वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों में विदेशी बाजारों में अधिक लाभ कमाने के लिए अंग्रेजों ने स्थानीय कारीगरों की मजदूरी बहुत कम कर दी थी। ठीक है, तो ये अंग्रेज की दोहरा इस तरह की व्यवस्था है भाई, दुष्पूर्ण नीतियां ही कह सकते हैं कि दोहरा रवैया भी कहिएगा, कि वो ज्यादातर चाहते थे कि भारतीय लोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम ना करे, ये केवल कपास वगैरह उत्पादन करे, इनसे सस्ते में कपास खरीद लेंगे और इसी कपास को ब्रिटेन लेकर के जाएंगे, वहां जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे, विनिर्माण का काम करेंगे और वहां से प्रोडक्ट बना करके इन्हीं लोगों से जो है वो महंगे में सामान बेच देना है। ठीक है, उसमें ज्यादा उनको लाभ होता था और इससे यहाँ इंडस्ट्री भी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएंगे और ये केवल हमारे जो है सामान खरीदेंगे और कम पैसे में कच्चा माल देंगे। अधिक लाभ कमाने के लिए इस तरह की नीति जो है वो अपनाते थे और हमारे इसी कारण हमारी जो भारतीय जो हस्तशिल्प कला थी, जो काफी आगे निकल चुकी थी, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का काम ब्रिटिशर्स ने किया। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, ध्यान सुनिएगा। भारतीय हस्तकला को मशीन द्वारा तैयार ... माल साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। भारतीय जो हस्तकला, हाथों से बनाई हुई जो चीजें थी, मशीनों के द्वारा जो तैयार किया गया वस्तु था, वो क्या पड़ता? मशीनों के द्वारा तैयार सस्ते माल के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। किनको? भारतीय हस्तकला को। ठीक है, वो नहीं कर पाए और इंडस्ट्री जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, आगे की बात कर लेंगे। यहाँ पे बच्चा का किताब था जो गलत फिल किया हुआ है। ठीक है, तो ये सब आप एकदम सटी कर लीजिए, थोड़ी थोड़ी चीजें छोटी छोटी लेकिन बढ़िया है। पुणे है, हैदराबाद है और तंजावुर है, ये 3 क्षेत्र दिया गया आपके सामने और 2-2 फिल इन द ब्लैंक्स है, 2-2 डॉट है ना। कि अब बताइए कि ये और ये। तो बात कर देंगे पुणे, हैदराबाद, तंजौर, ये पहले पीतल और तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध थे, ये ध्यान रखेंगे। अब आ गई लो भैया जूट उद्योग के बारे में। कही थी पहली जूट उद्योग मिल कहाँ स्थापित हुई? बंगाल में। और कब स्थापित? सन की बात कर लेंगे तो 1855 ईस्वी में। अब सुनिए, ये हुगली नदी के तट के किनारे, ये पॉइंट याद रखेंगे, रिसरा वो जगह था जहां पहली बार जूट उद्योग जो है वो स्थापित हुई थी, हुगली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल में। और ये उद्योग की स्थापना करने वाले का नाम बड़ी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो यही 8 क्लास की किताबों से, 8 क्लास में नहीं ये चीज है, हमने ये सब एक्स्ट्रा जो भी आप नोट देख रहे हैं, ये नोट सब एक्स्ट्रा हमने डाले कि कैसे अलग अलग एग्जाम में यहीं से चीजों को थोड़ा सा फैक्ट्स बढ़ा करके, कॉन्सेप्ट यही रहता है और प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर कोई सीटेड भी आगे चल के बीएड किए हुए हैं, ये बीएड करिएगा, सीटेड दीजिएगा, तो वहां पे लॉन्ग जो क्वेश्चन देखते हैं तो वो एसएसटी से अगर आपका पेपर है, ये एसएसटी का पेपर नहीं है, तो कुछ उस तरह का जो प्रश्न एसएसटी से बनेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी से, तो वो पूरे के पूरे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 इन सब का जो किताब है उसके पूरे कॉन्सेप्ट ही वहां पे रख दिया जाएगा। बड़ी लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन अगर पूरे कहानी को अगर समझे कि कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे अंग्रेज आया, कैसे शिल्प उद्योग को खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय, ऐसे हर चैप्टर अगर आपके पास में, अगर 1857 की क्रांति है तो कैसे पढ़े हो कि अलग अलग पृष्ठभूमि तैयार हुआ, आंदोलन का पहले ये हुआ, कारण हुआ, उसके बाद आंदोलन हुआ, एकदम बारूद जो है एक चिंगारी पर एकदम भड़क गया, फिर कैसे अंग्रेजों ने उसे दमन कर दिया एक एक क्षेत्र को। अगर कहानी के सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो लाइन कितना भी लंबे ऑप्शन दे दे, आप आराम से इजिली सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका बेनिफिट ये है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। जॉर्ज ऑकलैंड जो है याद रखेंगे, ये एक ब्रिटिश व्यापारी थे, इन्हीं के द्वारा 1855 में पश्चिम बंगाल के रिसरा, जो कि हुगली नदी के तट के किनारे है, यहीं पर पहली जूट उद्योग लगाई गई थी। तो आप समझ रहे हैं कि ज्यादातर शुरुआती में जो इंडस्ट्री लगने लगा, अंग्रेजी व्यापारी लगाते थे,
तो वो उद्योग तो भारत में स्थापित होते थे, लेकिन उस उद्योगों के जो लाभ है वो कहाँ चले जाते थे, तो लाभ ब्रिटेन में चले जाने के कारण भारत में औद्योगिक कहीं ना कहीं विकास देखेंगे तो आजादी के पहले काफी धीमी थी। इंडस्ट्री तो लग रही थी, लेकिन वो इंडस्ट्री के ज्यादातर मालिक अंग्रेज होने के कारण यहाँ से जितने भी लाभ हो रहे थे उद्योग धंधों में, वो लाभ सीधा का सीधा ब्रिटेन में जा रहा था, इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति तो आई लेकिन उसके डेवलपमेंट काफी स्लो थी, धीमी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो कहते हैं कि पहली वस्त्र मिल कहां स्थापित हुई थी, मुंबई में, और सन 1854 में। ये किताबों में मिलेगा आपको 1853, जो कि गलत है। ठीक है, 53 में रेल है। उसके बाद इसके स्थापना करने वाले व्यक्ति जिसका नाम कावस जी नाना भाई डाबर है, प्यार से लोग उन्हें व्यास जी भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में। और कई बार कंपनी के नाम पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो पहली बार कंपनी बनी, इस कंपनी का नाम क्या है गुरु, तो याद रखेंगे द बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग, याद रखेंगे यही कंपनी का नाम है, यहाँ पे लिख दिए। कौन सी कंपनी है भाई, द बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी है। ये कौन सी कंपनी, तो सूती वस्त्र उद्योग की कंपनी है। तो कई बार पूछ लेगा कि 1854 में स्थापित कावस जी नाना भाई डाबर के द्वारा जो पहली सफल सूती वस्त्र है, चूंकि इससे पहले कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में लगाई गई थी लेकिन वो बंद हो गया था, असफल रह गया। पहली बार सफल जो है यही उद्योग रहा, और इसका नाम पूछ लेगा कंपनी का, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, आगे सुनिए। कर्नाटक की एक याद रखेंगे कसूती का बहुत फेमस कसूती साड़ी है। ठीक है, ये कसूती जिसपे कढ़ाई बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तब पूछेगा कि आपको कसूती कढ़ाई वाली जो प्रसिद्ध साड़ियां है कहाँ पाई जाएंगी, तो कर्नाटक में। अब इससे संबंधित इंपॉर्टेंट बात लिखे हैं, ये जो कसूती है इसे क्या मिला हुआ है, तो जीआई टैग। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडेक्शन होता है, तो ये शॉर्ट में जीआई हम लोग बोलते हैं, है ना। तो ये जीआई टैग इसे दिया गया, और कब दिया गया है, तो 2006 में। कर्नाटक के कसूती को याद रखेंगे जीआई टैग कब दिया गया है, 2006 के अंदर में मिला है। और ये क्षेत्र कहाँ होता है, तो वहां के कर्नाटक में ये धारवाड़ का इलाका, बेलगांव का इलाका और बीजापुर का जो इलाका है, इन्हीं क्षेत्र में ध्यान रखेंगे बात को, इन्हीं क्षेत्र में ध्यान रखना है। यहाँ की गांव की जो महिलाएं हैं इस परंपरा को प्राचीन समय में ही डेवलप कर दी थी। ठीक है, और आगे चल के इसे 2006 के अंदर में जीआई टैग मिला, काफी फेमस है। कौन सी भाई, तो कसूती कढ़ाई। ठीक है, कहाँ पे, राज्य याद रखना है कर्नाटक। ठीक है, क्षेत्र भी बता दी। फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भी आपको करना है। चलिए, अभी कुछ आपको अब पृष्ठभूमि, नए बच्चे जो कभी नहीं पढ़े होंगे उनको भी कुछ पृष्ठभूमि बन गया होगा, तो आप बताएंगे कि भारतीय हस्तशिल्प कला विश्व भर में प्रसिद्ध थी। सही बात है कि गलत बात, तो बिल्कुल सही बात है। ये अभी नोट में भी लिखे कि हड़प्पा सभ्यता से लेके मुगल काल तक भारतीय जो शिल्प उद्योग है वो काफी डेवलप हुए, इसकी कोई जवाब ही नहीं थे पूरे वर्ल्ड स्तर पे। प्राचीन समय से ही आप कनिष्क वाले पढ़े होंगे कि कनिष्क ने रेशम मार्ग पे कब्जा कर लिया, है ना। कनिष्क जो कि कुषाण शासक है, उन्होंने सिल्क रूट पे कब्जा किया। वो सिल्क रूट इंडिया के ऊपर से, चीन से होकर के और यूरोप के अलग अलग कंट्री को कनेक्ट करता था, और उस रेशम मार्ग के ऊपर में कब्जा किया। और प्राचीन समय में ही भारत से काफी सारे रेशम जो है, यहाँ से कपास वगैरह ये सब दूसरे कंट्री में आयात करते थे, बनी बनाई वस्तुएं भी। तो हम लोग पहले से ही इस सूती वस्त्र या फिर हस्तकला में काफी आगे थे। तो वही शॉर्ट में लिखे कि हड़प्पा से लेके मुगल तक। बाकी अंग्रेज जब आया तो ये सारी उद्योग जो है वो पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया, पतन के कगार पे आ गया। क्लियर, आगे। कंपनी के सिपाहियों ने भारतीय कारखाने नष्ट कर दिए। बिल्कुल सही है, कंपनी के जो सिपाही लोग हैं वो भारतीय कारखाने को नष्ट किए। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन है, केवल एक ही रीजन नहीं है, लेकिन ये किताबों में भी है और ये फैक्ट्स है। ठीक है, तो ये सही होगा, सही टिक लगाना है आपको। जूट उद्योग बिहार में स्थित था क्या? नहीं, बिहार में जूट उद्योग नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो एक टाइम था कि उस समय बिहार बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। और बिहार का जो आप याद रखेंगे, बिहार का अगर देखें तो जो पूर्वी भाग है जिसमें पूर्णिया है, जिसमें भागलपुर का इलाका है, तो ये पूर्णिया कटिहार के इलाका मुख्य रूप से जो है भागलपुर से सटे हुए सब क्षेत्र है और पश्चिम बंगाल से लग जाता है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी पाई जाती है और इधर अच्छी खासी मात्रा में जूट होती है। याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार में भी जूट होता है। ठीक है, तो यहाँ कर रहा है कि जूट उद्योग, ठीक है, उद्योग की बात करें, जूट के उत्पादन नहीं, क्या वो बिहार में स्थित था? नहीं, पूरी तरह से आपको केवल बंगाल। तो यहाँ क्रॉस का सिंबल लगाना। ठीक है, आगे। टाटा लॉ और इस्पात उद्योग की स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 में की गई थी। याद रखेंगे, 1907 में की गई थी, बिल्कुल सही है।
ठीक है, ये आपको सही टिक करना है। अब यहाँ पे पॉइंट दे दिए हैं कि ये दुनिया के चौथी या कई जगह पे पांचवी रहती है, तो ये याद रखेंगे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे शॉर्ट में टिस्को बोलते हैं, क्या कहते हैं, तो टिस्को याद रखेंगे, इसे क्या कहते हैं, तो टिस्को बोलते हैं, है ना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो ये सीओ से कंपनी हो जाएगा। तो ये टिस्को की स्थापना जो है वो झारखंड के जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। ये बात आपको याद में रख लेना है। और उस समय में गुलाम भारत में एक भारतीय व्यक्ति जिन्होंने वर्ल्ड की सबसे जो है, सबसे तो नहीं कह सकते, लेकिन वर्ल्ड के टॉप 10 जो है वो इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री भारत को में भी खड़ा कर दिया। ठीक है, चलिए ये बातें ध्यान रखेंगे। मतलब उस जमाने में भी बहुत टाइट लोग होते थे भाई, धनवान, पैसे वाले, पावर वाले, पहुंच वाले, है ना। चलिए अब इंडस्ट्री की शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई। अभी भी अगर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की बात कर लेंगे तो टॉप 20 कंट्रियों के आसपास ही रहता है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया है। अब सुनिए, केरल का एक चिकनकारी है, इसी को चिकनकारी या चिकनकरी कह लीजिए आप, ठीक है, चिकनकारी। ये चिकनकारी जो है वो आपके चिकन आप कड़ी नहीं समझ जाइएगा, चिकनकारी है, याद रखेंगे। ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये सही बात है कि गलत बात है, तो ये जो है बिल्कुल पूरी तरह से गलत बात है, क्योंकि चिकन कारी, याद रखेंगे, ये चिकनकारी या चिकनकार जिसको आप कहे, तो ये केरल का नहीं है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ का है और इसे जीआई टैग मिला हुआ। तो नोट में हमने ये पॉइंट लिख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ का एक हस्तशिल्प है जिसे 2008 के अंदर में इसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मेजर पॉइंट्स है जो ध्यान रखना है। अभी क्वेश्चन आंसर के ऊपर में आएंगे। अब एक लास्ट है, एक बार मैच द फॉलोइंग, तो इसको आपको जो है इसको थोड़ा सा इधर उधर कर देना है और आपको खुद से फील करना है। देखिए, ब्रोकेट साड़ी एक कढ़ाई है और ये बनारस में प्रसिद्ध है, इसके नाम पे अब तो लोकल भी साड़ियां बेची जाती है। ठीक है, तो ये अपने से करना है। मेघला की बात कर लेंगे तो ये असम का हो जाएगा। चिकनकार अभी बताएं लखनऊ का, लेकिन ध्यान रखेंगे लखनऊ हमने तो यहाँ लिख दिया है, लेकिन आपके किताबों में लखनऊ है ही नहीं। तो जिनके किताब में लखनऊ नहीं है, दो बार असम है, तो ये असम का नहीं है। तो आप एक ऑप्शन असम को काट के लखनऊ आपको करना होगा। ये सब ध्यान रखिएगा बात को, कई बार चीजें मिस्टेक हो जाती है। विशाखापट्टनम ये पोत निर्माण का जगह है। ठीक है, ये पानी के जहाज का निर्माण होता है भाई, तो ये आपका हो जाएगा घ का बी। और अगर रबड़ की बात कर ले तो रबड़ एक प्रकार के प्लांटेशन क्रॉप्स है, ये आपका एक प्रकार के रोपण फसल है। एक बार खेतों में लगाओ, एक से अधिक बार लाभ प्राप्ति करो, तो रबड़ एक बागान में हो जाएगा। अब यहाँ अगर इधर उधर एरो हो गया होगा तो कोई बात नहीं, ये आपके सामने सही आंसर कहीं दिया हुआ है। क का आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा क के यह बनारस, ख का अ, ख का क्या होगा, अ हो जाएगा। ठीक है, चिकनकार आपका ये लखनऊ हो जाएगा, तो ग के द हो जाएगा। ठीक है, ग का द हो जाएगा। और ये आपका विशाखापट्टनम यानी पोत हो जाएगा जी, तो घ का आपका ब हो जाएगा, घ का ब होगा। और ये आपका अंगज जो है वो आपका स हो जाएगा, बगान उद्योग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर में। तो ये आपके पहले प्रश्न रहे कि अंग्रेजों के भारत आने से पहले यानी पूर्व हस्तशिल्प उद्योग कहाँ स्थापित था। तो जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तो उससे पहले हमारे यहाँ शिल्प उद्योग दो जगह है, एक तो गांव में थे और एक तो छोटे छोटे गांव से डेवलप हुए थे, कस्बा और जो नगर बसे थे वहां, दोनों जगह ये मिलते थे। ठीक है, तो अंग्रेजों के आने से पूर्व हस्तशिल्प उद्योग जो है वो आपके ग्रामीण क्षेत्रों और कहाँ थे, तो कस्बों एवं शहरों में थे। ठीक है, तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अच्छे वस्त्रों के लिए कौन से स्थान प्रसिद्ध थे। तो अच्छे वस्त्रों के लिए अगर बात कर लेंगे तो कुछ खास जगह, जैसे अगर मलमल के लिए स्पेशल ढाका जो है वो मलमल के कपड़े के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा कपड़े और अच्छे वस्त्रों के लिए वाराणसी है, सूरत है। दक्षिण भारत में कांजीपुरम है। देखिए ध्यान से समझेंगे, साउथ इंडिया में एक जगह है तमिलनाडु में कांजीपुरम, लेकिन उत्तर भारत में इसके जो साड़ियां है कांजीपुरम की बनी साड़ियां वो कांजीवरम के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। तो कांजीवरम कहें, कांजीपुरम कहें, एक ही बात है। कांजीपुरम साड़ी होती है जो तमिलनाडु के कांजीपुरम में बनती है। ठीक है, ये कांजीपुरम का है तमिलनाडु में। ठीक है, ये सब जो है अच्छे क्वालिटी के वस्त्र के लिए जानी जाती है। अगले प्रश्न आपके सामने ये है, गुरु प्रश्न है, भारतीय शिल्पकारों का संरक्षण शासकों के हाथ में कंपनी से एजेंटों के हाथ कैसे आ गया। ध्यान रखेंगे, भारतीय जो शिल्पकार लोग थे, हाथों से जो चीजें बनाते थे, कढ़ाई करना या कोई भी प्रोडक्ट बनाना, इनका संरक्षण शासकों से, जो मुगल बादशाह तमाम तरह के लोग जो इनको संरक्षण दे रखे थे, इनके हाथों से कंपनी के एजेंट के हाथ कैसे आ गई। सुनिए बात को,
कहते हैं कि कई भारतीय शासकों को अंग्रेजों ने हटा दिया। जो दरबार में नवाब थे, अवध के नवाब वाजिद अली शाह हो, चाहे अलग अलग जगह पे जो दरबार में जो नवाब होते थे, नवाब अपने दरबार में कई कलाकार, कई जो कढ़ाई करने वाले लोग हैं, वस्त्र बनाने वाले हैं, अलग अलग शिल्पकारी है, गायक है, कवि है, संगीतज्ञ है, इन सबको दरबार से जोड़ कर करके और क्या दे रखा था, संरक्षण। ठीक है, लेकिन दरबार ही नहीं रहा, अंग्रेज उस दरबार के नवाबों को हटाना शुरू कर दिया, तो अब कहीं ना कहीं इनके रोजगार चौपट हो गए और कंपनी के एजेंट के हाथ में ये लोग आ जाएंगे और वो मनमानी करेगा। ठीक है, पढ़ लाइन पढ़ी क्लियर हो जाएगा। संरक्षण के बिना नगरीय हस्तशिल्प उद्योग जो है वो पूरी तरह से नष्ट होने लगी और कंपनी के विस्तारवादी जो नीतियां थी, कंपनी के विस्तारवादी नीतियां क्षेत्र का विस्तार कर रहा था, उसी में आर्थिक शोषण से उद्योगों ने अपनी महत्ता क्या कर दी, खो दी। अंग्रेज केवल अपना बेनिफिट चाहते थे, उनकी जितनी आर्थिक पॉलिसियां है उसमें भारतीय शिल्प उद्योगों का कोई बढ़ावा देना उनका मतलब नहीं है। ठीक है, कैसे भी तरह से जो बची खुची इनका उद्योग है खत्म करना है, अपने सामान को बेचना है, अपना लाभ कमा के ले जाना है, ये आपका आर्थिक, इसको शोषण ही कहेंगे, आर्थिक शोषण नीतियां। और विस्तारवादी साम्राज्यों ने भारतीय जो शिल्प उद्योग थे उनकी महत्ता, उनकी गरिमा खो दिए और कारीगरी का जो है वो कारीगर जो है वो कंपनी के भ्रष्ट अधिकारियों के या एजेंटों का ही उनके हाथ में चला गया। उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचे, जो कारीगर थे तो अंग्रेजी कंपनी में काम करना है, अंग्रेजी कंपनी उन्हें कम पैसे में दे करके उनके जो एजेंट है और उनका शोषण कर करके, और ये दूसरा कोई उपाय भी नहीं था भारतीय कारीगर के आगे, ये हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग के धीमे विकास के क्या कारण थे? भारतीय उद्योग के धीमे विकास के क्या कारण है? तो भारतीय उद्योग जो है वो विकसित तो हुआ, परंतु स्वतंत्रता से पूर्व गति क्या थी, धीमी। अभी इस पर डिस्कस किए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। उद्योग कम थे और सीमित स्थानों पर थे, अधिकांश के स्वामी अंग्रेज थे, अतः लाभ सीधे इंग्लैंड में भेजा जा रहा था और अंग्रेजी नीतियां भी भारतीयों के हित में नहीं थी। मतलब यहाँ जितने भी ज्यादातर उद्योग लगे थे वो उद्योग जो है वो आपका ब्रिटिश से व्यापारी ही थे, वो इंडस्ट्री से सारे लाभ को ब्रिटेन लेकर के जा रहे थे और अंग्रेजों के जो नीतियां है वो भारतीय जो उद्योग धंधे हैं उनके हित में नहीं है, भारतीय व्यापारी और भारतीय उद्योगों के हित में नहीं। इसी के फलस्वरूप कहते हैं कि भारतीय उद्योग धीमे विकास के क्या कारण है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, काफी इजी है, तो हम एक बार ऐसा करते हैं कि टाइम लग जाएगा, चीजें सब हमने क्लास के अंदर में पढ़ाया है, ये सब चाहे वो ऐसा पढ़ाया कि कैसे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, असम और तमिलनाडु, दक्षिण भारत के नीलगिरी की पहाड़ियां सब है, कब 1840 के दशक में पहली बार असम की घाटी में चाय वगैरह लगी, तमाम तरह की चीजें पढ़िए। नोट्स के फॉर्मेट में आपको हमारा देने का प्रयास मुख्य रूप से क्लास लाना था, है ना। तो अभी हम इसको स्लाइड कर देते हैं, आप पॉज कर करके वीडियो को लिख लीजिएगा। ठीक है, और कहीं प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप क्लास में या कहीं व्हाट्सएप वगैरह के जरिए आप आराम से इजिली पूछ सकते हैं। जो बच्चे यूट्यूब पे अलग अलग थे, जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको जरूरत हो तो आप इस पूरे पीडीएफ को चैप्टर वाइज ले सकते हैं, है ना। अगर आप 51 रुपए की राशि दे देते हैं तो उसके बाद आपको पेमेंट भी नहीं देना पड़ेगा और हिस्ट्री के जितने 7, 6, 8 के सब चैप्टर होंगे, है ना, अलग अलग हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये सब आपको मिलता रहेगा। ठीक है, कुछ खास अगर पूरे लेना चाहते हैं कि हम जितना भी नोट्स बना रहे हैं तो 99 पे करके अगर आप हमसे जुड़ जाएंगे तो 99 रुपए की राशि में वो शिक्षक भर्ती की तैयारी हो, किसी भी पद से, आप हिस्ट्री से हैं, ज्योग्राफी से हैं, सोशल साइंस टीजीटी में देंगे तो हिस्ट्री ज्योग्राफी सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब पूरे के पूरे एनसीईआरटी के एकदम क्रीम मलाई है, डायरेक्ट नोट्स निकलवाइए और रट्टा मारिए और देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं ना। थोड़ा थोड़ा इसे स्लाइड कर दें, चलो गुरु, हल्का हल्का स्लाइड करेंगे। आपको वीडियो को रोक रोक के हम साइड हट जाते हैं और रोक रोक के लिख लेना। भारतीय शिल्प के पतन के क्या कारण थे, ना, अंग्रेजों की दोषपूर्ण आर्थिक नीतियां है, देशी रियासतों का अंत हो गया, सारे महाराजाओं की छुट्टी कर देने लगा अंग्रेज, और ये सब विद्रोह का कारण भी बन जाएगा 1857 में, है ना। कच्चे माल का ब्रिटेन में निर्यात कर देना, है ना, कच्चे माल जो है वो ब्रिटेन में निर्यात कर देना, वहां से बनी बनाई वस्तु को लाके भारत में बेचना, उससे ज्यादा लाभ होता था, हमारे उद्योग भी चौपट हो रही थी। ठीक है, चलिए, भारत में आधुनिक मशीन उद्योगों के विकास पर टिप्पणी लेके ये बातें हैं। आप इससे संबंधित और भी आधुनिक उद्योगों से संबंधित लिख सकते हैं। 19वीं शताब्दी में चाय के उद्योग लगने लगे और आपको बताए थे सिनकोना के बागान है, कॉफी के उद्योग, सिनकोना कॉफी, ये सब अलग टाइप के उद्योग जो है 19वीं शताब्दी में आई। ठीक है, तो यही तक चीजें हैं आपका
अगर ये 4 पेज का नोट से अगर कवर कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि एक चैप्टर पूर्ण रूप से आपका क्लास 8 हिस्ट्री का काफी अच्छा है, यहाँ से आपका आ जाएगा। जो आपके वो है क्या बोलते हैं उसको, फाइन आर्ट वाले जो है, जैसे म्यूजिक के अलावा फाइन आर्ट वाले होते हैं, तो उनका चित्रकारी, शिल्पकारी, इन सबसे प्रश्न आएंगे। तो ऐसे हिस्ट्री से भी जोड़ के आपको प्रश्न आएंगे। तो एग्जाम में यकीन मानिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 1-2 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए बाकी हम मिलते हैं आपसे किसी अगले क्लास के अंदर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।